चलिए शुरू करें। स्टार्ट। तो क्या चल रहा था? प्रबोधन युग। प्रबोधन युग। हमने समाजशास्त्र का उद्भव और विकास पढ़ लिया कि कैसे पश्चिमी समाज और पश्चिमी देशों में और भारत में समाजशास्त्र का विकास क्रम चला और किस तरह से समाजशास्त्र अवस्थाओं से होकर या कुछ कालक्रम में होकर वो वर्तमान स्वरूप में आया है। उसके बाद हमको आज देखना है कि सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में जो संक्रमण काल था वो कैसे था। ठीक है, यानी जो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास जब हुआ तो वो जो समय था उस समय के विचारकों की, उस समय के समाजशास्त्रियों की विचारधाराएं कैसी थी, लोग कैसे चीजों को, घटनाओं को देखते थे, समझते थे, जानते थे। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप चाहे कोई भी बात कहिए, कोई सिद्धांत कहिए, कोई कहानी कहिए, कोई गीत लिखिए, कोई कविता लिखिए, उसके ऊपर आपके उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव या असर होता है। जब हम कोई भी बात करते हैं या कोई भी कहानी कहते हैं या किसी घटना के बारे में जब अपने विचार रखते हैं ना, तो हमारे विचारों पर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण उन विचारों को प्रभावित करता है। तो समाज शास्त्र का जब की स्थापना हुई 1838 में, जो ऑगस्ट कॉम्ट ने की, तो उसके पहले का जो समाज था या उससे पहले की जो विचारधाराएं थी, उससे पहले के जो विचारक थे, उनका प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा। उनका प्रभाव ऑगस्ट कॉम्ट पर पड़ा, ऑगस्ट कॉम्ट पर पड़ा। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने जब समाजशास्त्र का विषय की स्थापना की तो उनकी इस विषय स्थापना पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो उसके पहले का समाज कैसा था? 1838 से पहले फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और ये जो क्रांतियां हुई जिसके कारण वहां के जो विचारक थे, उनकी जो विचारधारा थी, उसका प्रभाव इन पर पड़ा। तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जब स्थापना हुई उस समय औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांतियों का एक पुरजोर प्रभाव इसके ऊपर रहा था। ठीक है, और इसी का प्रभाव समाजशास्त्र के ऑगस्ट कॉम्टे पर भी रहा था। तो ये इस विषय के अंदर जब भी हम कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं या जब समाजशास्त्र को हम डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये प्रभाव हमको दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे हमको पढ़ना था कि भाई प्रबोधन युग क्या है। जिस प्रबोधन युग की बात हम कर रहे हैं, तो प्रबोधन युग के पहले की व्यवस्था हमको देखनी है कि उसके पहले की व्यवस्था कैसी थी। तो यूरोपीय समाजशास्त्र की स्थापना के पहले किस तरह का था। तो ये जो प्रबोधन युग आया उसके पहले का युग कैसा था। जब हम कह रहे हैं कि समाजशास्त्र की स्थापना के पहले का समय कैसा था, तो वो प्रबोधन युग के पहले का ही समय था। तो अब प्रबोधन युग के पहले का समय कैसा था? उस समय लोकतंत्र नहीं चलता था, राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। अब राजतंत्र क्या है? राजा ने जो कह दिया वो सर्वमान्य सत्य, ये राजतंत्र था। उसने जो कह दिया उसी को सबको मानना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। राजा का निर्णय सर्वमान्य माना जाता था। प्लस उस समय महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, तब उस वो जो समय था यूरोप का, वो जो समय था यूरोपीय समय, उस समय धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसीय अवस्था और उसके बाद आपका प्रबोधन युग आया था। तो सबसे पहले जो अवस्था थी वो थी धर्मशास्त्रीय अवस्था। प्रबोधन युग के पहले का जो काल था वो था धर्मशास्त्रीय अवस्था। अब ये धर्मशास्त्रीय अवस्था क्या थी? कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति को उसका उत्तरदायी ठहराया जाता था। धर्म का महत्व अधिक था, विज्ञान का और तर्क का महत्व नहीं था। तो ये जो धर्मशास्त्रीय अवस्था थी, इसमें प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक घटना के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, अच्छा भला बुरा, उसके लिए देवीय शक्ति को, किसी अलौकिक शक्ति को या प्रकृति को उत्तरदायी ठहराया जाता था कि चूंकि ये रुष्ट है इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद की जो अवस्था आई वो आई आपकी तत्वमीमांसीय अवस्था। अब तत्वमीमांसीय अवस्था में क्या था कि किसी भी घटना के पीछे कारण और प्रभाव को जानने का प्रयास किया जाता था, लेकिन वो आकर वहीं रुक जाता था अलौकिक शक्ति पे कि भाई इसके पीछे ये कारण है और ये कारण भी इसलिए हुआ क्योंकि ये अलौकिक शक्ति हमसे रुष्ट हो गई। उसके बाद का जो काल आया वो था आपका बौद्धिक युग, प्रबोधन युग
या फिर उसको विवेक युग भी कहा जाता है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, विवेक युग यानी कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया गया। जब मनुष्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू किया, वहां से ही प्रबोधन युग आपका प्रारंभ हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको कल लिखवा दिया था। आगे लिखिए, सामाजिक दर्शन और समाज शास्त्र। इसमें नहीं, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, सामाजिक दर्शन और समाज शास्त्र। सामाजिक दर्शन और समाज शास्त्र। लिखिए इसमें डैश करके। ठीक है, यानी सोशल फिलॉसफी क्या थी, समाजशास्त्र के विकास के समय या विकास से थोड़ा सा समय पहले उसकी सामाजिक विचार क्या थे, समाज के विचार क्या थे, समाज के लोग कैसे सोचते थे, घटनाओं को किस तरह से देखते थे। तो इसी चीज को क्या कहा गया है, सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण। देखिए इसे, समाजशास्त्र की स्थापना, समाजशास्त्र की स्थापना ऑगस्ट कॉम्ट ने, समाजशास्त्र की स्थापना ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में की थी। 1838 में की थी। इस काल से पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की, इस काल से पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का, सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम विद्यमान था, जो विकासीय क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव, जो विकासीय क्रम विद्यमान था उसका प्रभाव ऑगस्ट कॉम्ट पर पड़ा, उसका प्रभाव ऑगस्ट कॉम्ट पर पड़ा। कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन, कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान, कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य, विद्यमान साहित्य, प्रबोधन युग, प्रबोधन युग, वाणिज्यिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति के, एवं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी। प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी। प्रबोधन युग से पूर्व, प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन का, प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन का मुख्य आधार धार्मिक था, मुख्य आधार धार्मिक था। इस काल में घटनाओं की व्याख्या, इस काल में घटनाओं की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी।
इस काल में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते थे, इस काल में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते थे वे पूर्णतः सामान्य और पारलौकिक होते थे। वे पूर्णतः सामान्य और पारलौकिक होते थे। ठीक है, बताया मैंने आपको कि समाज शास्त्र का जब विकास या स्थापना का समय चल रहा था तो उस पर उसके आसपास की शक्तियों का, उसके आसपास की घटनाओं का प्रभाव उस पर पड़ रहा था और उसमें विशेषकर ऑगस्ट काम्ट पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। उस समय वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी या उनके प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो उस समय लोगों के विचार किस तरह के थे? धार्मिक विचार थे। कैसे थे? धार्मिक विचार थे। ठीक है, अब इन धार्मिक विचारों के कारण या धार्मिक विचारकों के कारण या ये कहें कि धार्मिक दृष्टिकोण के कारण जितने भी जो भी था उनके जो विचार थे वो धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर ही थे। हर चीज के लिए धर्म को उत्तरदायी माना जाता था कि कोई भी घटना घटित हुई मतलब कि ये अलौकिक शक्ति या ये देवीय शक्ति का प्रभाव है या प्रकोप है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो व्यक्ति की तर्क या उसकी बुद्धि को पूरी तरह से साफ बताता है कि उस समय लोग विवेक का इस्तेमाल, विवेक का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, सभी घटनाएं, सभी अलौकिक चीजें, सभी घटनाएं जो थी वो अलौकिक शक्तियों के ऊपर डिपेंड करती थी। जनजाति वर्ग जैसे जनजाति वर्ग का आज भी कई जनजाति वर्ग का विश्वास है, कई जनजाति समाज मानता है कि हैजा है, चेचक है, ऐसी जो बीमारियां हैं वो देवीय शक्ति के प्रकोप से होती हैं। आपने वो सुना है जो चेहरे पर ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं, माताजी हो गए बोलते हैं, है ना? तो अब वो चिकन पॉक्स जो हुए हैं उसको आज भी देवीय प्रकोप माना जाता है कि माताजी नाराज हो गई तो ये देवी नाराज हो गई है तो देवीय प्रकोप के कारण ये चीज हो रही है। तो इसको हम कैसे ये कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये वास्तव में देवीय प्रकोप है या कोई और चीज है? नहीं, वो हम ऐसे स्पष्ट करेंगे कि अगर इसका साइंटिफिक रीजन अगर आप निकालते हैं तो कोई ना कोई रीजन है, आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ना कोई ऐसा साइड इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लगी है। आप उसके लिए किसी धर्म को या किसी देवी देवता को ये नहीं बता सकते कि इनके प्रभाव के कारण या इनके रुष्ट होने के कारण ये चीज हुई है। ठीक है, तो ये चीज तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो की आपकी धार्मिक अवस्था। इसी में लिखी आगे, सभी घटनाएं अलौकिक शक्तियों के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटित होती थी। इतिहास में मानव चिंतन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में, इतिहास में मानव चिंतन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का पूर्ण रूप से राजनीति पर प्रभुत्व एवं शासन था। इस काल में धर्म या राजा की कही गई बात को अंतिम सत्य माना जाता था।
अंतिम सत्य माना जाता था। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक दर्शन की दूसरी अवस्था तत्वमीमांसीय थी। तत्वमीमांसीय थी। इस अवस्था में घटनाओं के कारण, इस अवस्था में घटनाओं के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माने जाते थे। घटनाओं के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माने जाते थे। ठीक है। अब प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय, जिसमें प्रत्येक घटना के लिए धर्म को या किसी देवीय शक्ति को, किसी अलौकिक शक्ति को उत्तरदायी माना गया। दूसरी अवस्था तत्वमीमांसीय, इसके अंदर किसी भी घटना के पीछे जो कारण और प्रभाव है उसे किसी अमूर्त शक्ति का परिणाम माना गया। ठीक है। उसके पहले तो कोई अलौकिक शक्ति माना जाता था, मतलब ऐसी शक्ति जो इस लोक की नहीं है, किसी और लोक की है। ठीक है, अलौकिक शक्ति जिसे हम देख भाल नहीं सकते। और दूसरी शक्ति तत्वमीमांसीय में आई, वो थी अमूर्त शक्ति, कि कोई ना कोई शक्ति तो है, बस उसका मूर्त रूप नहीं है, इसीलिए वो अमूर्त है। तो ऐसी अमूर्त शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, लेकिन वो हमें प्रभावित कर रही है और हमारे आसपास की घटनाओं पर उसका प्रभाव हो रहा है। हमारे कुछ भी अच्छा या बुरा करने से वो नाराज या रुष्ट होती है या खुश होती है, तो वो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ये थी आपकी तत्वमीमांसीय अवस्था। इसी में आगे लिखिए, इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश, इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ। यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ, जिसे प्रबोधन युग कहते हैं, जिसे प्रबोधन युग कहते हैं। ठीक है। सामाजिक दर्शन की 3 अवस्थाएं। सामाजिक दर्शन समझ में आ रहा है ना? विचारधारा, हम जो सोचते हैं, हम जिस तरह की बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर हम कोई भी बात कहते हैं, ठीक है, उसके जिस आधार पर हम कोई भी बात कहते हैं, वो बात हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है और उससे हमारी बुद्धि या हमारे विवेक का पता चलता है। और उसी को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक दर्शन कहा गया है, कि हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब हम संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं, तो ये संपूर्ण समाज की विचारधारा हो गई, और इसी को सामाजिक दर्शन हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो अब समाज की जो संपूर्ण विचारधारा थी, वो 3 अवस्थाओं से प्रबोधन युग तक आई। तो उसकी पहली अवस्था थी आपकी धर्मशास्त्रीय अवस्था, और दूसरी अवस्था थी आपकी तत्वमीमांसीय अवस्था, और जो तीसरी अवस्था आई वो थी आपकी प्रबोधन युग की अवस्था, या बौद्धिक युग की अवस्था, या विवेक युग का काल। ठीक है। लिखिए, अब हेडिंग डालना प्रबोधन युग। प्रबोधन युग, इसमें लिखिए, प्रबोधन युग ना 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए।
इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में आया। इस शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुए। जिसे विद्वानों ने प्रबोधन काल का नाम दिया। इसे विवेक युग भी कहा जाता है। इस युग में परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। अब क्या क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया? प्रबोधन युग के पहले का जो काल था वो परंपरागत था। जो संपूर्ण समाज है वो दो भागों में बटा था, ठीक है। एक तो सामंत वर्ग था और एक किसान वर्ग था। किसान किसानी करता था और सामंत वर्ग था जो उसके ऊपर शासन करता था। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इसका कुछ भी कोई मतलब नहीं था। जो राजा ने कह दिया या जो सामंत ने कह दिया वही सर्वमान्य सत्य था। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी और शासक जब राजतंत्र चलता है, जब शासक का राज चलता है तो वो अपने हिसाब से नियम और योजनाएं बनाता है। उस समय उसका मतलब ये नहीं होता कि जनता क्या है या लोग कैसे रह रहे हैं या उनका जीवन या उनकी जीवन शैली कैसी चल रही है। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं या हम अपने राजपाट का कितना ज्यादा अच्छे से उस विरासत को और आगे बढ़ा सकते हैं या हम हमारे बच्चों के लिए कितना अच्छा करके जा सकते हैं। तो उस समय ये चल रहा था। किसान किसानी करता था, पूरे दिन मेहनत करता था, फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं मिलती थी। तो ये जो समय था, ना तो उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी ना ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये जो समय था एक तरीके से शासक और शोषक का था। शासक जो था वो शोषण कर रहा था और शोषक वर्ग जो है उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी सब कुछ खोया हुआ था। उसके पास केवल इतना था कि वो किसान है, उसे खेती करनी है और उसे अपने सामंत को जाकर दे देना है। तो ये जो 2 वर्ग थे, एक शासक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शासक वर्ग शासक कर रहा था और शोषित वर्ग अपना शोषण करवा रहा था, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ इतना था कि उसे 2 की रोटी के लिए वो जो सामंत और जो खेती करके किसान उसे दे जाता था उसमें कुछ इतना दे जाता था कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और वो उनके अंडर में काम कर सके। तो ये जो समय था इसका प्रभाव औद्योगिक क्रांति, इन सारी चीजों पर औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। और क्रांति का मतलब, आप क्रांति से क्या मतलब समझते हैं? क्रांति का मतलब केवल युद्ध नहीं होता। अगर इसे समाजशास्त्रीय भाषा में समझे तो जब अचानक या तीव्र गति से कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आते हैं, कोई बदलाव आते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रांति। तो यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब हाथों की जगह मशीनों से काम प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो काम एक व्यक्ति 1 घंटे में कर रहा है वो एक मशीन 1 मिनट में कर रही है, ठीक है। जिसमें 20 व्यक्ति लग रहे हैं और एक मशीन में केवल 1 व्यक्ति लग रहा है, तो वो हुई ना क्रांति। मतलब अचानक परिवर्तन हुआ तो उद्योगों में विकास हुआ, तो औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राजनीतिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, ये जितनी भी क्रांतियां थी उनका प्रभाव समाज पर पड़ा, समाज के विचार को ऊपर पड़ा। और धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, अगर कुछ कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण निहित है,
अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, उस रीजन का पता लगाएंगे तब तो हम उस घटना को अगली बार न होने से रोक पाएंगे। ठीक है, तो यहां से विवेक युग या बौद्धिक युग या प्रबोधन युग का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट लिखिए आगे। इस परंपरागत विचारधारा और व्यक्तिवादी इस परंपरागत विचारधारा और व्यक्तिवादी की महत्वता को इसी युग में समझा गया। यथार्थ को समझने के लिए, यथार्थ मतलब क्या होता है? यथार्थ मतलब क्या होता है नुजत? यथार्थ मतलब जो वास्तविकता में है। यथार्थ क्या है? एक तो होती है कोरी कल्पना और एक होता है यथार्थ। यथार्थ मतलब जो है वास्तविकता में, जो हमें नजर आ रहा है, जो वास्तविकता है उसे हम यथार्थ कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, यथार्थ को समझाने के लिए नूतन परिप्रेक्ष्य और चिंतन की नवीन रीतियों का विकास किया गया। चिंतन की नवीन रीतियों का विकास किया गया। इस युग में पूर्व में विद्यमान धर्मशास्त्रीय और तत्वमीमांसीय विचारधाराओं का पुरजोर विरोध किया गया। देखो, जब आपको प्रबोधन युग के बारे में पूछा जाएगा, एक तो जब आप क्वेश्चंस, आपका जब पेपर आएगा ना, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का तो आना ही है कि प्रबोधन युग से आप क्या समझते हैं। तो आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है कि 18वीं शताब्दी के बाद का जो काल है उसे प्रबोधन युग या बौद्धिक युग कहा गया। 18वीं शताब्दी याद नहीं रहता है तो औद्योगिक क्रांति के बाद का जो काल, जब धर्मशास्त्रीय और तत्वमीमांसीय अवस्थाओं का समापन हुआ और विवेक युग का प्रारंभ हुआ, तो इसी विवेक युग को प्रबोधन युग का काल कहा जाता है, जहां पर धर्म की जगह तर्क को महत्वता दी गई या विज्ञान को महत्व दिया गया। अब इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो या तो आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा जो बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें यही पूछा जाएगा कि प्रबोधन युग क्या है, इसे समझाइए और इसके कारण एवं प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें टोटली आपको प्रबोधन युग के बारे में लिखना है कि वास्तव में प्रबोधन युग में क्या होता था। तो उसके पहले आपको ये बताना होगा कि प्रबोधन युग के पहले का काल कैसा था, उस समय की समाज व्यवस्था क्या थी, और आफ्टर इस काल के बाद में, इस प्रबोधन युग के बाद में किस तरह का समाज हुआ, लोगों की विचारधाराएं कैसी हुई और समाज किन विचारों के साथ में आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये जब आप पहले का बताएंगे तब आगे वाले को प्रबोधन युग समझ में आएगा। और आपके लिए भी, आप जब तक समाज के पहले की विचारधारा नहीं समझेंगे, आप प्रबोधन युग की महत्वता को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये जानना है कि प्रबोधन युग के पहले का समय कैसा था। मैंने आपको बताया कि किस तरह का समय चल रहा था। यूरोपीय समाज सामंत और किसान में किस तरह बटा हुआ था, किस तरह शासक और शोषित अपना शासन चला रहे थे। अब प्रबोधन, उसके बाद जो प्रबोधन युग आया उसमें क्या हुआ वो लिखिए। देखिए इसमें नेक्स्ट पैरा करके, इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ। इस काल में
इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना संभव है। वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना संभव है। वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना संभव है। पूर्व में तर्कपूर्ण सिद्धांत जैसे विचार यूरोप में ही विद्यमान थे। वैज्ञानिक और वाणिज्यिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ जो आगे चलकर फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से विकसित हुआ। इस प्रकार इस नवीन दृष्टिकोण ने समाज का एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव संभव किया। ठीक है, मतलब समाज को एक विज्ञान के रूप में, समाज को कहने का मतलब समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। पहले तो ये कहा गया कि समाज शास्त्र, चूंकि इसकी अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है या नहीं, इसमें सभी विद्वान एकमत नहीं है। तो चूंकि सभी विद्वान एकमत नहीं है तो हम किसी भी विषय को विज्ञान डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? विज्ञान का मतलब क्या है? किसी भी घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। तो क्या हम समाज का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से नहीं करते हैं? फिर भी कुछ विद्वानों का ये मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ये चीज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़ी थी ना। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि समाजशास्त्र अगर विज्ञान है तो क्यों है, और अगर विज्ञान नहीं है, ये अगर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है तो क्यों चल रहा है। जिसमें सबसे जो फेमस था या जो सबसे प्रसिद्ध तर्क था वो ये था कि विज्ञान में प्रयोगशाला होती है लेकिन समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। प्रयोगशाला समझते हैं ना, लैब होती है जहां पर हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं। अगर कुछ भी हुआ है, जैसे साइंस का है या किसी मेडिसिन के बारे में करना है, कोई दवाई करना है, तो उसकी खोज करनी है तो वहां पर सारे केमिकल्स वगैरह मिला के हम उस लैब में टेस्ट करते हैं। समाज में हम कैसे करेंगे? समाज शास्त्र में अगर किसी घटना का टेस्ट करना है तो उसकी लैब कहाँ है? तो उसके लिए भी विद्वानों ने तर्क दिया था कि समाज शास्त्र के लिए कोई एक फिक्स या कोई एक निश्चित जगह नहीं होती। समाज शास्त्र के लिए उसका पूरा समाज या उसकी जो पूरी सोसाइटी है वही अपने आप में उसकी प्रयोगशाला है। ठीक है, ये तर्क दिया था कि समाज शास्त्र के लिए पूरा समाज ही उसकी प्रयोगशाला है। आप किसी भी घटना के बारे में, आप अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की, ठीक है, तो क्या उसके कारणों का हम पता नहीं लगा सकते?
क्या उस कारणों के बारे में हम नहीं जान सकते? तो जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, कोई न कोई रीजंस होते हैं। तो तभी हमने इसी आधार पर तो दुर्खिम महोदय ने आत्महत्या के प्रकार बताए कि आत्महत्या 3 प्रकार की थी। हम नॉर्मली विभिन्न विषयों के जो विद्वान हैं वो प्रकारों पर नहीं जाते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आत्महत्या क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु। व्यक्ति यदि खुद अपनी इच्छा से मरता है तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन हम अगर समाजशास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो आत्महत्या किसे कहेंगे? आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रियाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है और जिसके भावी परिणाम के बारे में स्वयं मरने वाला जानता है। ये क्या है? आत्महत्या की डेफिनेशन है। जनरली आप किसी से पूछोगे कि आत्महत्या की डेफिनेशन क्या है तो वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से आत्महत्या को नहीं समझा। उसने केवल इतना जाना है कि व्यक्ति खुद की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्महत्या। तो जब हम एक सामाजिक घटना आत्महत्या की पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं तो क्या वो डेफिनेशन बिना किसी तर्क के, बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी जांच परख के दे दी हमने? नहीं ना, हमने उसका अध्ययन किया और बाकायदा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया, तभी हमने आत्महत्या को अच्छे से समझा और उसके विभिन्न प्रकारों को बताया, उसके तथ्यों को बताया कि सर्दियों की जगह गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, महिलाओं की जगह पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं, विवाहित की जगह अविवाहित आत्महत्या अधिक करते हैं। तो ये सारे जो तथ्य हमने दिए वो किस बेस पर दिए? चूंकि हमने अध्ययन किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। तो ये जो अध्ययन का जो तरीका था, या यूं कहें कि विज्ञान का ये जो तरीका जब समाजशास्त्र ने अपनाया तो वो कब अपनाया? प्रबोधन युग में अपनाया, प्रबोधन युग के बाद अपनाया। बाकी उसके पहले तो हम क्या सोचते थे? धर्मशास्त्रीय और तत्व मीमांसी अवस्था कि कोई भी अगर घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है? कोई अलौकिक या देवीय शक्ति। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट इसी में आगे। प्रबोधन युग, प्रबोधन युग सभी परंपरावादी धारणाओं का विरोध करता है, इस युग में पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान, इस युग में पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने ले लिया, इस युग में पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार आया, महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार आया। राजतंत्र समाप्त हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ। लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, लोकतंत्र प्रारंभ हुआ। किसानों के लिए सुखद स्थितियां प्रारंभ हुई, किसानों के लिए सुखद स्थितियां प्रारंभ हुई। उनको नए नए अवसर, उनको नए नए अवसर एवं अधिकार प्राप्त हो रहे थे, अधिकार प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार प्रबोधन युग में, इस प्रकार प्रबोधन युग में परंपरागत धार्मिक और तत्वमीमांसीय दर्शन का विरोध करके, तत्वमीमांसीय दर्शन का विरोध करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ।
ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था आपका प्रबोधन युग। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शिल्पा, प्रबोधन युग समझ में आया? थोड़ा बहुत वापस समझा दो। थोड़ा बहुत वापस समझा दो। नुजरत, समझ में आया? रुचि, आया। कल्पेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कल्पेश। नहीं आ रही। आ गया ना? चलिए ठीक है, फिर भी एक छोटा सा वापस अपन थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं प्रबोधन युग, जिसको हम बौद्धिक युग भी कहते हैं और विवेक युग भी कहते हैं। ठीक है, हम जब समाज शास्त्र का विकास और उद्भव पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि समाज शास्त्र के विकास और उद्भव में इसको हम सीधी सी भाषा में ऐसे समझेंगे कि अगर हम कोई नया नया बिजनेस डालते हैं तो उस समय हमारी क्या स्थितियां थी। जब अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बताते हैं कि एक समय था जब मैंने ये दुकान खोली थी या जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे, यहाँ पर ज्यादा शॉप्स नहीं थी, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, मैंने यहाँ से लोन लिया, यहाँ से कर्जा लिया और फिर ऐसे ऐसे करके मैंने ये चलाया और आज मैं इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठा हूँ या मैं इतना बड़ा बिजनेस लेकर बैठा हूँ। ठीक है, तो ये उसका संक्रमण काल था जो उसके बिजनेस की ग्रोथ लेवल से लगाकर उसने आज तक के डेवलपमेंट लेवल तक को उसने पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया कि मैं कैसे इस स्तर तक पहुंचा। तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि समाज शास्त्र का जब उद्भव और विकास हुआ तो उसके आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां, सिचुएशन, लोग, विचारधाराएं कैसी थी। जब समाजशास्त्र का विकास या प्रादुर्भाव हो रहा था, जब उसके डेवलपमेंट की बात की जा रही थी तो लोग कैसे सोचते थे, समाज को कैसे देखते थे, समाज की घटनाओं को कैसे देखते थे, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हमने कहा कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास 18वीं शताब्दी के बाद यानी 1914 से 1947 के बीच समाजशास्त्र पूरी तरह से पूरे देश में अच्छे से आ चुका था या एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका था, पश्चिमी देशों में भी और भारत में भी। ठीक है, तो उसके आगे का जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, तो हमने पढ़ा कि जब इसकी स्थापना हुई उसके पहले का समाज कैसा था। तो हमने पढ़ा कि लोग या विचारक जो थे वो दो तरह से चीजों को देखते थे। सबसे पहली अवस्था थी आपकी धर्मशास्त्रीय अवस्था और दूसरी अवस्था थी आपकी तत्वमीमांसी अवस्था। धर्मशास्त्रीय अवस्था में प्रत्येक घटना के लिए धर्म को उत्तरदायी माना जाता था कि कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके लिए धर्म उत्तरदायी है, अलौकिक शक्ति उत्तरदायी है, कोई देवीय शक्ति उत्तरदायी है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति उत्तरदायी है जिसको हम देख नहीं सकते जो हमें प्रभावित कर रही है। तो उस समय ऐसी विचारधारा थी। समाज कैसा था, तो हमने बताया कि यूरोपीय समाज कैसा था, वही सामंतवादी समाज था। दो वर्ग थे, सामंत और किसान। सामंत के अंडर में सारी चीजें होती थी, किसान जो था वो सामंत के उसमें उस सामंत के काल में रहकर अपना कार्य करता था, किसानी करता था, जो उसे थोड़ा बहुत मिलता था उससे अपना जीवन यापन करता था। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, शिक्षा उन्हें प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये जो स्थितियां थी, लोकतंत्र नहीं चलता था, राजतंत्र चलता था, राजा ने कह दिया जो वो सर्वमान्य सत्य था। और नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, ये कुछ भी नहीं था। जो राजा ने कह दिया, जैसा उन्होंने कहा वैसा हमें करना है, ये उस समय का समाज था। अब इसमें परिवर्तन आया किसके कारण? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, इन सब क्रांतियों से परिवर्तन आया, लोगों की सोच बदली। इन क्रांतियों से लोगों की सोच बदली। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये क्रांतियां हुई लोग बिखरे, एक दूसरे के संपर्क में आए, केवल अपने गांव में नहीं रह गए, गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। जब वो शहरों में गए तो शहरों में उन्होंने जाके देखा कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती है, जैसा वो आज तक जीते आ रहे हैं जीवन शैली वैसी नहीं होती, जीवन शैली उससे थोड़ी परिवर्तित भी होती है। तो वहां जाकर उनमें बदलाव आया। तो वो जब जो चीजें थी, जो आसपास की परिस्थितियां थी, उन्होंने उनकी
सोच को भी परिवर्तित किया। तो जब सोच को परिवर्तित किया तो धर्म की जगह तर्क ने ले ली। तो जो धर्मशास्त्री और तत्वमीमांसी अवस्थाएं थी वो प्रबोधन युग में परिवर्तित हुई। तो उसके बाद जो युग आया वो प्रबोधन युग या बौद्धिक युग या विवेक युग के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसमें धर्म की जगह तर्क और बुद्धि को महत्वता दी गई कि हाँ अब जो सोचेंगे वो तर्क के आधार पर सोचेंगे कि कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है, अपितु इसमें कोई ना कोई कारण है। अगर हमें बुखार आया है, अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना उसका। इंसान को कुछ प्रॉब्लम होती है, सर दर्द कर रहा है या पेट में दर्द कर रहा है, या मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना, कोई ना कोई रीजन तो होगा। क्या ऐसे ही भगवान नाराज हो गए तो हम बीमार हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो कोई ना कोई रीजन है। तो बस यही, ये जो रीजन ढूंढने का जो कार्य शुरू हुआ वो आपके प्रबोधन युग से शुरू हुआ, और यहीं से आपके समाजशास्त्र के स्थापना पर इन चीजों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका बौद्धिक युग। और इसके बाद में आपको पढ़ना है बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा, यानी प्रबोधन युग के पहले का काल कैसा था और प्रबोधन युग के बाद का काल कैसा आया। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? पता है इनको पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट ईयर वापस पढ़ रहे। हाँ अपन ये पढ़ रहे तो ये लग रहा है फर्स्ट ईयर वापस पढ़ रहे। हाँ बेटा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लेकिन थर्ड ईयर में आपके सारी थ्योरीज हैं, और जब आप सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी है आपको इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वापस रिन्यूअल करवाने पड़ेंगे। जब तक आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे से नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, मतलब उसके उस समय की तात्कालीन परिस्थितियां अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर उसके बाद आगे जब हम सारी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष हो, इमानुएल दुर्खिम की आत्महत्या हो, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया हो, इमानुएल दुर्खिम का आदर्श प्रारूप हो, मैक्स वेबर के तथ्य हो, या और दूसरे भी सिद्धांत जो विल्फ्रेड परेटो के अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों पर इन चीजों ने प्रभाव डाला है। तो जब तक हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं होगा, तो उसके आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट मिलते हैं कल। ठीक है, कल वैसे आपकी जन्माष्टमी है तो शायद छुट्टी रहेगी। ओके, देखते हैं, अगर मैं आई तो क्लास ले लूंगी, आपको ग्रुप पर सूचना दे दी जाएगी। कॉलेज जाए हम गरबे खेलने। चलो रखते हैं अभी। ठीक है, ओके रखे, हो गया? कुछ पूछना तो नहीं किसी को? ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल।